अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए टॉपिक स्टार्ट करने लगे। ए टॉपिक क्या होती है? हमारी इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है टू डेवलप द एलर्जिक डिजीज़ लाइक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। उनमें जो है अस्थमा है, फीवर, एक्जिमा और जो है ना अर्टिकेरिया वगैरह आ गए। तो इसमें जो है ना दो कॉजेज़ इसके हैं, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं और ना फैमिलियल प्री डिस्पोजिशन है कि उसको फैमिली में चलती आ रही है, या इन्वायरमेंटल ट्रिगर कोई पोलन वगैरह B9 जो है ना एंटीजन उसने इनहेल किया या कोई फूड खा लिया, कोई ड्रग ले लिया, तो उसके अगेंस्ट जो है ना डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो ना कॉजेज़ ये हैं, कुछ कॉजेज़ बताए मैं कि क्यों होती है ये टॉपिक। पहले नंबर पे कि जो है बैरियर, हमारी जो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो बैरियर हैं वो जो ना फंक्शन सही से नहीं कर रही, जिसकी वजह से एंटीजन वो ज़्यादा एक्सपोज कर रही है हमारी बॉडी के, ठीक है, वो एंटीजन को रोक नहीं पा रही, ठीक है। दूसरा ये है कि जो ना नेक्स्ट स्टेप पे जो ना मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, या ये हो सकता है कि वो जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो एंटीजन की प्रेजेंटेशन को ज़्यादा कर दें, लाइक वो ज़्यादा एंटीजन लें और ज़्यादा प्रेजेंट करें हमारे टी सेल्स को। आगे फिर टी सेल्स क्या करें, या फिर उनका हो जाए डिसरेगुलेशन हो जाए टी सेल्स का, ठीक है, वो जो है ना इंटरल्यूकिन 4 जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दें, जिसकी वजह से IgE की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे ये है कि हमारी ऑर्गन्स की टू द एलर्जिक मीडिएटर जो है ना सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाए, लाइक जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है ना इतने एलर्जिक नहीं होते, लेकिन उस एलर्जिन के अगेंस्ट जो है ना वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाए, तो तब जो है ना एटोपी होती है। अब एटोपी में दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एलिवेटेड IgE लेवल्स मिलता है और ना टी हेल्पर 2 सेल लेवल जो है ना बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है, क्योंकि टी हेल्पर 2 सेल नहीं आगे IgE के लेवल को बढ़ाना होता है, और IgE तो आपको पता है ना कि कैसे उसने जो है ना रिएक्शन वगैरह कराना है, इसकी वजह से मास्टर डिग्रेडेशन वगैरह जो हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद जेनेटिक म्यूटेशंस बताई हुई हैं। जेनेटिक म्यूटेशन में इंटरल्यूकिन 4 का जो है ना अल्फा जीन, उसमें म्यूटेशन आ सकती है, जिसकी वजह से IgE की सेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो B सेल को एक्टिवेट करेगा और IgE बहुत ज़्यादा बना देगा। इसके बाद जो है ना MHC जीन की जो है ना म्यूटेशन आ जाती है। MHC क्या होती है? MHC के जो है ना दो टाइप्स होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा था ना कि डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह जो है ना एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल्स, तो ये जो टी सेल्स हैं वो तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इन डेंड्रिटिक सेल को जब तक ये अपने ऊपर जो है ना MHC क्लास 1 या 2 जो है ना लगी हुई हो इनके ऊपर, ठीक है। लाइक MHC 1 या 2 को देख के ही जो है ना टी सेल्स जब उसको देखते हैं ना तो वो समझ जाता है कि जो है ना इसने जो है ना एंटीजन पकड़ा हुआ है और मैंने ना एक्टिव हो जाना है, ठीक है। तो उसमें से जो टाइप 2 है MHC टाइप 2, वो जो है ना टी हेल्पर सेल्स को एक्टिव वो रिकॉग्नाइज करती है। सॉरी, जो टी हेल्पर 2 सेल्स होते हैं वो MHC क्लास 2 को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो MHC क्लास 1 को जो है ना डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना एक हाइपोथेसिस है, हाइजीन हाइपोथेसिस, वो जो है ना कहते हैं टॉपिकल रिस्पॉन्सिबल है। हाइजीन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि वो बच्चे जिनको बचपन में किसी माइक्रोब का, किसी बैक्टीरियल का कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज़ हुई थी, तो वो बच्चे जो है ना इम्यून हो जाते हैं, और वो जब बड़े होते हैं तो उनमें जो है ना ये रिएक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, ये टॉपिक डिजीज़ उनमें नहीं होती। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे इन्वेडर्स हैं, जो हमारे बॉडी को अटैक करते हैं, माइक्रोब्स वगैरह, वो हमारे इम्यून सिस्टम की को शेप देने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लाइक उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो ना ये जैसे हम माइक्रोब्स वगैरह इरेडिकेट कर दें, ज़्यादा जो है ना हाइजीन स्टार्ट कर दें, तो क्या होता है कि जो है ना इन माइक्रोब्स की इरेडिकेशन की वजह से जो इम्यून सिस्टम है उसकी डिसरेगुलेशन हो जाती है और ना एटॉपिक डिजीज हो जाती है। ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब इसके बाद हाइजीन हाइपोथेसिस के बाद इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम जो है ना इसकी एपिसोड्स में होती हैं, ठीक है, एपिसोड्स में होती हैं। और इसमें एटोपी में भी एंटीजेंस वही होंगी जो हमने पढ़ा था अभी, जो ना फूड में जैसे हो गए पोलेंस वगैरह हो गए, या फिर ना इसके अलावा डस्ट माइट फीसेस हो गया, या फिर नट्स वगैरह हो गए। इसके अलावा ड्रग्स के अगेंस्ट भी होते हैं जो हमने पेनिसिलिन के पीछे पढ़ी थी, ठीक है, सेम वैसे ही है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो पेशेंट है उसको किस वजह से जो है ना उसके लिए उसमें जो एलर्जी हो रही है किस वजह से हो रही है। तो उसमें जो है ना 3 टेस्ट हैं, एक तो जो है ना पारासोनिस जो है ना क्वेश्चनर रिएक्शन है, और ना स्किन टेस्टिंग है, और इसके बाद जो है ना IgE का लेवल भी हम ना ब्लड में मेजर कर सकते हैं सीरम में, ठीक है। तो जो स्किन प्रिक टेस्ट होता है इसमें क्या करते हैं ना, जो है ना प्रिक करेंगे, वो जो एलर्जिन लेके ना हम उसको स्किन में जो है ना डाल देंगे, ठीक है। अगर हाइपर सेंसिटिविटी उसके अगेंस्ट होगी तो डेवलप हो जाएगी, वरना जो है ना नहीं होगी। जो प्रासोनिट्स का क्वेश्चनर रिएक्शन होता है इसमें जो है ना सीरम निकालते हैं पेशेंट से, सीरम निकाल के उसको जो है ना स्किन में ठोक देते हैं। उसके बाद जो है अगर वो जो है ना पेशेंट सेंसिटिव होगा तो उसके अगेंस्ट जो है ना एलर्जी डेवलप हो जाती है, लेकिन इसको अब नहीं करते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि इस वजह से जो है ना
वायरसेस वगैरह के उस पेशेंट में ना वायरसेस वगैरह की एंट्री के चांसेस जो है ना ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो है IgE लेवल्स का जो है ना IgE का लेवल्स भी हम ब्लड में जो है ना चेक कर सकते हैं। अब एक और बताई हुई है कि जो है ना इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है कि जो है ना ये जो एलर्जेंस वगैरह होती हैं इनमें जो ना होता है प्रोटीएज। वो प्रोटीएज क्या करता है, हमारी फिब्रिनोजन को क्लीव कर देता है और जो ना एटोपी को इनिशिएट करता है, क्योंकि जो फिब्रिनोजन जब क्लीव होती है तो क्लीवेज प्रोडक्ट्स को टॉल लाइक रिसेप्टर हमने पढ़ा था ना कि माइक्रोबियल रिसेप्टर्स होते हैं, माइक्रोबियल सेंसर जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को जो है ना सेंस करते हैं। तो जो है ना इसी क्लीवेज के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक्टिवेट करेंगे और एटोपिक डिजीज जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, जैसे भी तो हमने पढ़ी फूड एलर्जी वगैरह पढ़ी हमने उसके अगेंस्ट पढ़ी, अब जो है ना एंटीजन वगैरह के अगेंस्ट बिनाइन एंटीजन के अगेंस्ट, और इसके अलावा जो है ना ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी एक अलग से बना दिया इसको। तो ड्रग की जो अगेंस्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो ड्रग की वजह से नहीं होती बल्कि ड्रग के मेटाबोलाइट्स की वजह से होती है, ठीक है। ड्रग के मेटाबोलाइट्स क्या कहते हैं, हेप्टेन का काम करते हैं और वो बॉडी प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड करेंगे। उसके साथ बाइंड करने के बाद जो है ना एंटीबॉडीज़ बनेंगी, IgE जो है जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो उसी हेप्टेन के साथ जो मेटाबोलाइट था ड्रग उस हेप्टेन के साथ मिल के जो है ना टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना कॉज करा देंगी। और फिर पेशेंट को कौन सी रैश होगा, फीवर होगा, लोकली सिस्टमिक जो है ना एनाफिलैक्सिस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है जो डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन हम क्यों करते हैं, डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है। एक तो हमने पढ़ा था कि हाइपर सेंसिटिविटी थी उसकी वजह से एलर्जी हो रही थी, ठीक है। नॉर्मल सेंसिटिविटी इज़ नॉर्मल, डिसेंसिटाइजेशन के हाइपर सेंसिटिविटी को हम कर रहे हैं और हाइपर सेंसिटिविटी इज़ द एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब डिसेंसिटाइजेशन बेसिकली यही है कि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है ना ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो है ना सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस जैसे हमने पढ़ी सेवियर रिस्पॉन्स, ये क्यों होता है, ये जो ना मैंने बताया जैसे पीछे जो है ना कि मास्ट सेल्स की एक्सेसिव जो है ना बहुत ज़्यादा डिग्रेनुलेशन हो बहुत ज़्यादा एंटीजन की वजह से और ना मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो जो है ना एनाफिलैक्सिस करा दें, ठीक है। तो डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो है ना एंटीजन को जो है ना पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं, पहले लो डोसेस में इंजेक्ट करते हैं वो एंटीजन जिसके अगेंस्ट जो है ना पेशेंट एलर्जिक है, ठीक है। वो जो है ना पहले थोड़ी डोसेस में देते हैं फिर जो है ना ज़्यादा डोज करते हैं ताकि जो है ना पेशेंट टॉलरेट कर जाए, उसमें एंटीबॉडी बने, पहले थोड़ी बने फिर ज़्यादा ऐसे, तो उसकी वजह से जो है ना सिवियर रिएक्शन ना आए, वो सिवियर रिएक्शन जो है ना कम हो जाए, ठीक है, टॉलरेंस की वजह से। अब एक्यूट है और क्रॉनिक है, एक्यूट में क्या करते हैं हम जो है ना 50 मिनट्स के इंटरवल में पेशेंट में एंटीजन जो है ना इंजेक्ट करते हैं, इस वजह से कोई ख़ास उसमें रिएक्शन नहीं आता, थोड़ी सी एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना जो है ना एंटीबॉडीज़ बनती हैं IgE एंटीबॉडीज़ और कोई इतना ज़्यादा रिएक्शन उसमें जो है ना डेवलप नहीं होता, इस लिहाज से जो है ना फिर इसके बाद जब रिपीटेड उसके डोजेस देंगे तो पेशेंट जो है ना टॉलरेट कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि एक्यूट में अगर छोड़ देना वो जो एलर्जिन था पेशेंट को इंजेक्ट करना छोड़ दें तो उसको जो है ना दोबारा से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रॉनिक में क्या करते हैं वीकली देते हैं हम जो है ना पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना एंटीजन हम इंजेक्ट करते हैं उसमें, और इसमें जो है ना एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी और एंटीबॉडी जो है ना वो फिर एंटीजन को IgE के साथ जो है ना बाइंड नहीं करने देंगे और मास्ट सेल्स। इसके अलावा जो है ना रेगुलेटरी T सेल्स से जो है ना इंटरल्यूकिन 10 की प्रोडक्शन भी कराते हैं जो कि IgE के सेंसेस को कम कराते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना इंटरल्यूकिन 10 जो है ना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके बाद जो है ना ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है। ट्रीटमेंट में पहला तो ये है कि जो है ना प्रिवेंशन में पहला तो ये है कि जो है ना उस एलर्जन को अवॉइड करें, लाइक पीनट्स की वजह से पीनट्स ना खाएं और जो है ना अगर जो है ना धूल मिट्टी से है तो धूल मिट्टी से अवॉइड करें वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट हमने कैसे रखना है, लाइक एक स्वेयर एनाफिलैक्सिस हो गया पेशेंट को, स्वेयर जो है ना उसको हाइपोटेंसिव शॉक में चला गया एनाफिलैक्टिक शॉक में, तो अब हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो इसमें यह है कि जो है ना ऐसी ड्रग्स देनी है जो उसकी मीडिएटर्स के इफेक्ट को अपोज करें, लाइक उसको एंटीहिस्टामिन्स देंगे, स्टीरॉइड्स वगैरह दे देंगे, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करेंगे। इसके बाद जो है ना उसका एयरवे में हमने पैटर्न रखने हैं, क्योंकि शॉक में चला गया बेहोश है तो उसका एयरवे पैटर्न रखना है, उसका जो है ना उसका वेंटिलेशन को सपोर्ट देने, उसका हार्ट फंक्शन जो है ना उसको जो है ना सही से हमने वो रखना है, सपोर्ट करना है उसको, ठीक है। इसके बाद जो है ना उसमें एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन, स्टीरॉइड्स वगैरह, क्रोमोलिन सोडियम आपने फार्मा में पढ़ा होगा कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं जो कि हम एस्मा में दे रहे होते हैं और ना ये डिग्रेनुलेशन को जो है ना वो कर रहे होते हैं, डिग्रेनुलेशन नहीं होने देते मास्ट सेल की मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन करा के, ठीक है। इसके बाद जो है ना अस्थमा का ट्रीटमेंट बताया हुआ है। अस्थमा के ट्रीटमेंट में ना स्ट्रेटजीज आप लोगों ने पढ़ा होगा उधर फार्मा में, तो ये फार्मा से हो जाता है। मेन यही कि ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे उसमें एल्ब्यूटेरॉल वगैरह, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुई पड़ी है, और ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं प्रोफिलेक्टिव थेरेपी में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिसोन वगैरह हो गए, ठीक है, क्रॉनिकली।
इसके बाद ओमालिजुमाब जो है ना एक्सपेंसिव होते हैं, ये इतना एंटीबॉडी जो है ना नहीं देते। इसके अलावा जो है ना मोंटेलुकास जो है ना वगैरह हो गए, ये लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, क्योंकि लिकोट्राइन्स की वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रही थी। इसके बाद जो है रिनाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस का जो है ना ट्रीटमेंट बताया हुआ है, तो उसमें जो है एंटी हिस्टामिन्स देंगे, क्योंकि एलर्जिक रिनाइटिस जो है ना हिस्टामिन्स की वजह से हो रही है। और साथ में नेजल डिकॉन्जेस्टेंस देंगे। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए हम क्या करेंगे, जो है ना पेशेंट को वो दे देंगे, आई ड्रॉप्स दे देंगे कंटेनिंग एंटी हिस्टामिन या वेसोकंस्ट्रिक्टर वगैरह, ठीक है। और एटॉपिक स्किन डिजीज़ में जो है ना टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं टॉपिकली, ठीक है। और यही बताया हुआ है कि जो है ना अवॉइडेंस तो हमने करनी ही है लाजमी। तो अब ये उनकी सिम्टम्स के लिहाज से ये ट्रीटमेंट था उनका, ठीक है। लाइक अस्थमा था तो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए हमने देखा, रिनाइटिस था तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने देखा। इस तरह अगर जो है ना उसको कंजक्टिवाइटिस होगी तो उसको ट्रीट करने के लिए देखा। इसके बाद जो है ना टाइप 2 स्टार्ट करते हैं।